हमारे सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है बेड टाइम स्टोरीज विद रोशनी के मंच पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसके मुख्य पात्र किसी भी पहचान या भूमिका के मोहताज नहीं हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सर आर्थर कॉनन डॉयल के द्वारा रचित पात्र शेरलॉक होम्स की। तो चलिए, आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ उनके द्वारा लिखी गई कहानी द एडवेंचर ऑफ द स्पेकल्ड बैंड का हिंदी अनुवाद चितकबरे बैंड का रहस्य। तो बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं ये जासूसी कहानी। मेरे मित्र शेरलॉक होम्स की कार्यशैली के बारे में लगभग 70 पृष्ठ के नोट्स जो मैंने पिछले 8 वर्षों में तैयार किए थे, पर नज़र डालते हुए मैंने पाया कि उनमें से कुछ दुखांत, कुछ हास्यपद और कुछ अजनबियों के मामले थे जो एक ही जगह के न होकर भिन्न भिन्न जगहों के थे। मैंने ये भी पाया कि शेरलॉक होम्स अपनी पेशवराना प्यास बुझाने के लिए काम करते थे, ना कि धन के लिए। उन्होंने कई ऐसे मामलों को जो नीरस या अत्यंत सीधे साधे थे को हाथ में लेने से मना कर दिया था। तरह तरह के मामलों में मुझे याद नहीं पड़ता कि सर्रे के स्टॉक मोरॉन के परिवार के मामले के सिवाय किसी अन्य मामले में एक ही तरह की खासियतें सामने आई हों। कथित मामला उन दिनों का है जब होम्स और मेरे बीच नई नई पहचान हुई थी और हम दोनों ही अविवाहित थे और बेकर स्ट्रीट में एक ही मकान में साझेदार थे। संभव है कि मैंने अभिलेख में उन घटनाओं को पहले से ही लिख रखा हो, परंतु उनके रहस्य को गुप्त रखने का समझौता अवश्य था, जिससे मुझे निजात पिछले महीने ही उस महिला की असामयिक मृत्यु होने पर मिली, जिससे ये समझौता किया गया था। मुझे लगा कि सच्चाई अब सामने आ ही जानी चाहिए। इसका कारण भी शायद ये रहा हो कि डॉक्टर ग्रिम्सबाय रॉयलॉट की मृत्यु के बारे में जो अफवाहें फैलाई जाने लगी थी, उनसे ये मामला और अधिक भयानक रूप से उलझ सा गया था। सन 83 की अप्रैल के शुरुआती दिन थे जब एक दिन मैं सोकर उठा ही था कि मैंने पाया कि शेरलॉक होम्स अपने कपड़े पहनकर मेरे बिस्तर के पास बिल्कुल तैयार खड़े थे। वैसे वे सामान्यतः देर से जागने वाले व्यक्तियों में से था। जैसे ही मेरी मानसिक घड़ी ने संकेत किया कि अभी तो 7:15 ही बजे हैं, मैंने आश्चर्य से उनकी तरफ आंखें झपकाईं और शायद थोड़ी नाराजगी भी दिखाई, क्योंकि मैं अपनी आदतों का पाबंद था। खेद है वॉटसन कि आज मैंने तुम्हें जल्दी जगा दिया, परंतु आज बात ही कुछ ऐसी है। मिसेस हडसन जाग चुकी हैं और उन्होंने मुझे जगा दिया है और मैंने तुम्हें। होम्स ने कहा। क्या हो गया? क्या आग लग गई है? नहीं, एक मुवक्किल, मुझे लगता है एक महिला बड़े ही उतावलेपन में आई है और मुझसे मिलना चाहती है और वह बैठक में इंतजार कर रही है। अब जब एक महिला महानगर में अलग सुबह भटकती हुई सोते ही लोगों को जगा रही है तो अवश्य ही कोई आवश्यक बात बताना चाह रही होगी। पता नहीं तुम्हें क्या लगता है, पर मुझे यकीन है कि अवश्य ही ये कोई दिलचस्प मामला है और मैं इसे शुरुआत से समझना चाहूँगा। मैंने सोचा कि हर हाल में तुम्हें बुलाना चाहिए और एक मौका देना चाहिए। प्रिय मित्र, मैं ये मौका बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहूँगा। मुझे होम्स की पेशेवराना जांचों में, अंतर्ज्ञान जैसी त्वरित व सटीक कार्यवाहियों में, जो सदैव एक तार्किक आधार पर समस्याओं के समाधानों व उनके रहस्यों को खोलने में प्रयुक्त चतुराइयों पर आधारित होती थी, जानने से ज़्यादा मज़ा किसी चीज़ में नहीं आता था। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और होम्स के साथ बैठक में जाने के लिए तत्पर हो गया। जैसे ही हम लोग बैठक में पहुंचे, एक महिला जो अपने आप को काले लबादे से ढके हुए खिड़की के पास बैठी थी, उठकर खड़ी हो गई। महोदया, नमस्कार, होम्स ने प्रसन्न मुद्रा में कहा। मेरा नाम शेरलॉक होम्स है और ये मेरे अंतरंग मित्र व सहायक हैं मिस्टर वॉटसन, और आप इनके सामने उसी तरह से खुलकर बात कर सकती हैं जैसे कि मेरे सामने। मुझे प्रसन्नता है कि मिसेस हडसन को रोशनी व आग के बारे में अच्छी समझ है। कृपया आप इधर भट्टी की तरफ आ जाएं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप ठंड से कांप रही हैं, लिहाजा मैं आपके लिए एक कप कॉफी मंगवाता हूँ। मैं ठंड से नहीं कांप रही हूँ, कहे अनुसार उस महिला ने अपनी जगह बदलते हुए धीमी आवाज में कहा। फिर क्या बात है? इसकी वजह मेरा भय है मिस्टर होम्स, ये आतंक है, महिला ने अपना लबादा हटाते हुए कहा। और हम देख सकते थे कि महिला की हालत वास्तव में ही दयनीय थी।
उसका चेहरा उतरा हुआ और सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें घायल पक्षी शिकार की तरह थकी थकी महसूस हो रही थीं। उसके नैन नक्श एक 30 साल की महिला होने की गवाही दे रहे थे, परंतु उसके बाल समय से पूर्व ही सफेद हो चुके थे एवं उसके हाव भाव एक थके हुए इंसान के जैसे थे। शर्लॉक होम्स ने उस महिला के ऊपर एक संपूर्ण व त्वरित नजर डाली। आपको भयभीत नहीं होना चाहिए, होम्स ने आगे की ओर झुकते हुए महिला की कोहनी को थपथपाते हुए सांत्वना भरे शब्दों में कहा। मुझे कोई संदेह नहीं है कि हम लोग आपकी परेशानी को दूर कर देंगे। मुझे लगता है कि आप आज सुबह की रेलगाड़ी से आई हैं। इसका मतलब कि आप मुझे जानते हैं? नहीं, लेकिन मैंने आपके बाएं हाथ के दस्ताने में वापसी यात्रा की टिकट का आधा हिस्सा देख लिया है। आपको स्टेशन पहुंचने के लिए बहुत पहले चलना पड़ा होगा, वह भी कुत्ता गाड़ी में भीड़ भरे इलाकों से। उस महिला ने शुरुआत आक्रामकता के साथ की, पर अब घबरा कर मेरे मित्र को देखा। यह कोई रहस्य नहीं है प्रिय महोदया, होम्स ने हंसते हुए कहा। आपके जैकेट की बाईं बाह पर कम से कम 7 जगह कीचड़ के छोटे छोटे निशान पड़े हुए हैं जो बिल्कुल ताज़ा हैं। कुत्ता गाड़ी के अलावा और कोई दूसरा वाहन नहीं है जो कीचड़ उछलता है, और वह भी जब आप चालक के बाईं ओर बैठी हो तब। महिला ने कहा, भले ही आपने अनुमान लगाया हो, परंतु आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं घर से 6 बजे से पहले ही चल पड़ी थी और लेदरहेड स्टेशन पर 20 बजे के बाद पहुंची और वाटरलू पहली रेलगाड़ी से आई हूँ। श्रीमान, मैं ये दबाव और अधिक सहन नहीं कर सकती, और यदि हालात ऐसे ही चलते रहे तो मैं पागल हो जाऊंगी। मेरा कोई भी नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर पाऊं। मैंने आपके बारे में सुना है मिस्टर होम्स। मुझे आपके बारे में मिसेस फेरेंतोस से पता चला है, जिनकी आपने मुश्किल घड़ी में मदद की थी। आपका पता भी मुझे उन्हीं से मिला है। आह श्रीमान, क्या आपको नहीं लगता कि आप मेरी भी मदद कर सकते हैं और मेरे अंधेरे जीवन में थोड़ी सी रोशनी बिखेर सकेंगे? फिलहाल तो मेरे बूते के बाहर की बात है कि मैं आपको आपकी सेवाओं के बदले में कुछ दे सकूं, परंतु महीने 1.5 महीने में मेरी शादी हो जाएगी, तब मेरी कमाई शुरू हो जाएगी और तब आप पाएंगे कि मैं कृतघ्न नहीं हूँ। होम्स मुड़े और अपनी डेस्क तक गए, जिसमें से उन्होंने एक केस बुक निकाली। फारेंतोस, उन्होंने कहा। जी हाँ, मुझे मामला याद आ गया। ये एक दूधिया पत्थर के मुकुट का मामला था। वॉटसन, मुझे लगता है ये मामला आपके मुझसे जुड़ने से पहले का है। महोदया, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं आपके मामले में भी उतनी ही तत्परता दिखाऊंगा जितनी कि आपके मित्र के मामले में दिखाई थी। जहाँ तक मेरी फीस देने का मामला है तो बता दूं कि मेरा पेशा ही मेरी फीस है, पर आप अपने आप को स्वतंत्र समझें और जब भी आपसे बन पड़े मेरे द्वारा बताए गए खर्चे को आप अदा कर सकती हैं। अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमें मैं सब कुछ बताएं, जिससे कि हम लोग इस मामले में कुछ राय बना सकें। काश, आगंतुक महिला ने कहा, मेरी ये भयावह स्थिति वजह है मेरे अस्पष्ट और छोटे छोटे बिंदुओं पर आधारित संदेह, जिनका वर्णन यदि किसी के सामने किया जाए तो उसे वे निराधार व तुच्छ महसूस करेंगे। यहाँ तक कि जिससे मुझे मदद मांगने में सलाह लेने का हक है, उसे भी लगता है कि ये सब मात्र एक घबराई हुई महिला की कल्पनाएं हैं। हालांकि वैसा कुछ भी कहता नहीं है, फिर भी मैं उसके सांत्वना भरे जवाब व फिरी हुई आंखों में पढ़ सकती हूँ। मिस्टर होम्स, मैंने सुना है कि आप दुराचारी मनुष्य के दिल के अंदर गहरे तक झांकने में सक्षम हैं। कृपया मुझे बताएं कि उन खतरों के बीच जो मुझे घेरे रहते हैं, मैं बेफिक्र होकर कैसे रहूं? मैं सुन रहा हूँ महोदया। मेरा नाम हेलेन स्टोनर है और मैं अपने सौतेले पिता, जो पश्चिमी सरे के स्टॉक मोरॉन के रॉयलॉट्स के सबसे प्राचीन सेक्सन परिवार के अंतिम वारिस हैं, के साथ रहती हूँ। होम्स ने सहमति में सर हिलाया और कहा, मैं इस परिवार को जानता हूँ। एक समय यह परिवार इंग्लैंड के सबसे धनी परिवारों में से एक था और जिसका साम्राज्य उत्तर में बर्कशायर और पश्चिम में हैम्पशायर तक फैला हुआ था। परंतु अंतिम सदी में एक के बाद एक 4 पीढ़ियों वाले उत्तराधिकारी आवारा और अपव्ययी निकले। उस समय में एक जुआरी ने सब कुछ नष्ट कर डाला, सिवाय कुछ एकड़ जमीन और 200 साल पुरानी हवेली, और वह भी कर्ज के बदले गिरवी रखी हुई है। कुछ नहीं बचा। उस परिवार का अंतिम जागीरदार किसी तरह बच तो गया, परंतु उसने भिखारियों का भयानक जीवन जिया। उसका इकलौता पुत्र यानी कि मेरा सौतेला पिता प्रयास कर रहा है कि वह इन परिस्थितियों के अनुरूप ढल सके।
इसके लिए उसने एक रिश्तेदार से अग्रिम कर्ज भी लिया, जिससे वह अपनी मेडिकल की डिग्री हासिल कर सका और कलकत्ता चला गया, जहां उसने अपने पेशेगत वृद्धि और चारित्रिक विशेषता के बल पर अपनी प्रैक्टिस जमा ली। परंतु घर में कुछ चोरियों की वजह से गुस्से में आकर अपने रसोइये की हत्या कर दी और जैसे तैसे मृत्यु दंड से खुद को बचाया, परंतु एक लंबी अवधि के लिए उसे जेल भोगनी पड़ी, जिसके बाद वह चिड़चिड़ा व निराश आदमी बनकर इंग्लैंड लौट आया। जब डॉक्टर रॉयलॉट हिंदुस्तान में थे तो उन्होंने मेरी माँ मिसेस स्टोनर, जो बंगाल तोप खाने के मेजर जनरल स्टोनर की जवान विधवा से शादी कर ली। मेरी बहन जूलिया और मैं जुड़वा बहनें थीं, और जब मेरी माँ की दूसरी शादी मिस्टर रॉयलॉट से हुई तो हम दोनों 2 साल के थे। मेरी माँ की आमदनी लगभग 1000 पाउंड सालाना थी, जिसकी वसीयत मेरी माँ ने डॉक्टर रॉयलॉट के नाम उस समय कर दी जब हम एक साथ ही रहा करते थे, और वह इस शर्त के साथ कि हम दोनों की शादी होने पर उसमें से एक खास रकम हम दोनों को दी जाएगी। हम दोनों के इंग्लैंड लौटने के कुछ दिनों बाद ही मेरी माँ की मृत्यु करवे के पास 8 साल पहले एक रेल दुर्घटना में हो गई थी। तब डॉक्टर रॉयलॉट ने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस स्थापित करने की सोच स्थगित कर दी और हम दोनों को लेकर स्टॉक मोरोन के अपने पैतृक घर में आकर रहने लगे। जो धन मेरी माँ छोड़कर गई थी वह हम लोगों की खुशहाल जिंदगी जीने के लिए काफी था, परंतु इस समय मेरे सौतेले पिता में भयानक परिवर्तन आया। दोस्त बनाने और उन पड़ोसियों के जिन्होंने उनके घर वापस आने पर खुशियां मनाई थी से बात करने के उलट उन्होंने अपने आप को घर में बंद कर लिया और उन लोगों से झगड़ा करते जो उनके रास्ते में आता। मार काट और झगड़ा एक अनुवांशिक रोग की तरह होता है, जो मेरे सौतेले पिता को भी था, और मैं मानती हूँ कि ये लक्षण उनमें एक लंबे अरसे तक उष्णकटिबंधीय इलाके में रहने की वजह से और बढ़ गई थी। कई बार नीचता की हद तक झगड़े हुए, जिनमें से 2 में तो मामला पुलिस और अदालत तक पहुंच गया, और उसके बाद तो वे आतंक का पर्याय बन गए और लोग उनसे दूर भागने लगे, कारण कि वे एक मजबूत और गुस्से पर काबू ना रखने वाले व्यक्ति थे। पिछले हफ्ते तो उन्होंने एक लोहार को मुंडेर से बहती हुई धारा में फेंक दिया, और ये राज जनता में न खुल जाए इसके लिए वे सारा धन जो एकत्रित किया था उसे गंवाना पड़ा। उनके सिवाय कुछ जिप्सियों के, जिन्होंने कि वो कटीली झाड़ियों में ढके हुए कुछ पैतृक जमीन में रहने देते हैं और बदले में उनकी कनातों में रहने और उनके साथ सप्ताहांत घूमने का आतिथ्य पाते रहते हैं, कोई भी मित्र नहीं है। उनको उन भारतीय जानवरों से अत्यधिक प्रेम है जिन्हें मिस एक दूत ने उनके लिए भेजा था, और उस समय उनके पास एक चीता और एक लंगूर है जो उनके मैदान में स्वतंत्रता से घूमते हैं, जिसकी वजह से गांव के लोग उनके मालिक से भी भय खाते हैं। आप समझ सकते हैं कि मेरी बहन जूलिया और मेरी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई खुशी नहीं बची है। हमारे घर कोई नौकर नहीं ठहरता और घर का सारा काम हम दोनों बहनों को करना पड़ रहा है। मेरी बहन जब मरी तब वह 30 साल की थी और फिर भी उसके बाल सफेद होने लगे थे जैसे कि मेरे होने लगे हैं। क्या आपकी बहन मर चुकी हैं? वह केवल 2 वर्ष पूर्व ही मरी है और उसकी मौत ही आपसे बात करने की वजह है। जिस जिंदगी को मैं जी रही थी और जिसका जिक्र मैंने आपसे किया है, आप समझ सकते हैं कि हम दोनों ही अपनी ही उम्र और स्थिति वाले किसी दूसरे की खोज में थे। हालांकि मेरी एक मौसी भी है जो मेरी माँ की इकलौती बहन है, मिस होनोरिया वेस्टफाइल, जो होरो के पास रहती हैं। कभी कभी हम दोनों बहनों को थोड़ी देर के लिए उनके घर जाने की इजाज़त मिल जाती थी। 2 वर्ष पूर्व क्रिसमस पर जूलिया उनके घर गई थी, जहां उसने आधे वेतन पर समुद्री जहाज पर काम करने वाले मेजर से सगाई कर ली। मेरे सौतेले पिता को इस सगाई का पता चल गया, परंतु जब जूलिया घर लौटी तो उन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। परंतु एक पखवाड़े बाद जब शादी की तिथि नियत थी, उस दिन वह भयानक दुर्घटना घटित हुई जिसने मेरी एकमात्र सहेली और बहन मुझसे छीन ली। शर्लॉक होम्स अपनी कुर्सी से पीठ लगाए हुए थे और उनकी आंखें बंद थीं। उनका सर कुर्सी की गद्दी में पूरी तरह धंसा हुआ था, परंतु अब उन्होंने अपनी आंखें आधी खोली और आगंतुक को घूरा और कहा, कृपया स्पष्ट रूप से पूरा विवरण बयान करें। ये तो मेरे लिए आसान है, क्योंकि उस भयानक समय की प्रत्येक घटना मेरे मनोमस्तिष्क में पैबस्त हो चुकी है।
जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, वह पुश्तैनी घर बहुत पुराना है और उसके केवल एक ही हिस्से में हम लोग रहते हैं। इसमें शयन कक्ष केवल भूतल पर ही है, जिसमें बैठक मध्य खंड में, पहला शयन कक्ष डॉक्टर रॉयलॉट का, दूसरा मेरी बहन का और तीसरा मेरा अपना है। इनके बीच कोई आवाजाही का रास्ता नहीं है, परंतु वे सब एक ही गलियारे में खुलते हैं। क्या मैंने स्पष्ट वर्णन किया है? बिल्कुल ठीक से। तीनों कमरों की खिड़कियां लॉन की तरह खुलती हैं। उस घातक रात को डॉक्टर रॉयलॉट अपने कमरे में जल्दी चले गए थे। हालांकि हम दोनों जानते थे कि वे अभी सोए नहीं होंगे, जिसकी वजह थी कि मेरी बहन को आई कड़क भारतीय सिगार की बदबू, जिसकी उन्हें आदत थी। इसलिए उसने अपना कमरा छोड़ दिया था और मेरे कमरे में आ गई थी, जहां अपनी शादी की चर्चा करते हुए थोड़ी देर बैठी। लगभग 11 बजे वे जाने के लिए उठ खड़ी हुई, परंतु दरवाजे पर ठिठकी और मुड़कर देखा। हेलेन, क्या तुमने कभी रात में किसी के सीटी बजाने की आवाज सुनी है? उसने कहा। कभी नहीं, मैंने कहा। मैं मानती हूँ कि संभवतः तुम सोते हुए सीटी तो नहीं बजाती। निश्चित रूप से नहीं, पर क्यों? क्योंकि कुछ रातों से लगभग 3 बजे प्रातः मुझे धीमी पर स्पष्ट सीटी की आवाज सुनाई देती है। मैं जरा कच्ची नींद में सोती हूँ और सीटी की आवाज मुझे जगा देती है। मैं नहीं बता सकती कि ये कहाँ से आती है। शायद अगले कमरे से या फिर लॉन से। मैंने सोचा कि तुमसे पूछूं कि क्या सीटी की आवाज तुमने सुनी है? नहीं, मैंने नहीं सुनी है। हो सकता है ये उन गरीब जिप्सियों के बगीचे से आती हो। बहुत संभव है। पर यदि ये लॉन से आती है तो आश्चर्य है कि तुमने इसे नहीं सुना। हाँ, पर मैं तुमसे अधिक गहरी नींद सोती हूँ। ठीक है, ये किसी भी लिहाज से महत्वपूर्ण बात तो नहीं है। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, मेरे कमरे का दरवाजा बंद किया और कुछ क्षणों के बाद मैंने सुना कि उसने अपने कमरे में ताले की चाबी घुमाई। वास्तव में, होम्स ने कहा, क्या ये आप लोगों का रोज का काम था कि रात में अपने कमरों को अंदर से ताला लगाकर ही सोती थी? हमेशा। और वह क्यों? मुझे लगता है मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर के पास एक चीता और एक लंगूर है। यदि हम अपने कमरे को ताला नहीं लगाते थे तो सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। समझ सकता हूँ। कृपया अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाएं। उस रात मैं सो न सकी। आने वाले दुर्भाग्य की एक अज्ञात सोच ने मुझे घेर रखा था। आपको याद होगा कि हम दोनों जुड़वा बहनें थीं, और जो बंधन इतना मजबूत और दीर्घकालीन होता है, आत्माएं भी ज्यादा नजदीक होती हैं। ये एक डरावनी रात थी। बाहर हवा का तेज शोर हो रहा था और तेज बरसात खिड़कियों पर छप छप की आवाज कर रही थी। यकायक हवा के इतने शोरगुल के बीच मुझे किसी अत्यधिक भयभीत महिला की चीख सुनाई दी। मुझे मालूम था कि ये मेरी बहन की आवाज थी। मैं अपने बिस्तर से उछलकर कूद पड़ी और अपने चारों ओर एक दोशाला लपेटकर गलियारे की तरफ भागी। जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला, मुझे ठीक वैसे ही सीटी की आवाज सुनाई दी जैसे कि मेरी बहन ने मुझे बताई थी, और कुछ क्षणों के बाद एक दूसरी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा मानो कोई धातु का टुकड़ा गिरा हो। जब मैं गलियारा पार कर रही थी, मेरी बहन का कमरा खुला हुआ था। बिना ये जाने कि वास्तव में मामला क्या है, इस भयावह मंजर को देखा। गलियारे की बत्ती की रोशनी में मैंने अपने बहन को दरवाजे के पास देखा। भय से उसका चेहरा रक्तहीन हो चुका था। उसके हाथ मदद के लिए हिल रहे थे। उसका सारा शरीर शराबी की तरह से हिल डुल रहा था। मैं उसकी ओर दौड़ी और मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया, परंतु उसके घुटनों ने जवाब दे दिया और वह फर्श पर गिर गई। उसका चेहरा इतना विकृत हो चुका था मानो वह अत्यंत भयानक दर्द में हो, और उसके सारे अंगों में बुरी तरह मरोड़ आ चुकी थी। पहले मैंने सोचा शायद उसने मुझे पहचाना नहीं, परंतु जैसे ही मैं उसके ऊपर झुकी, एकदम से एक ऐसी आवाज में वो चीखी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। हे मेरे ईश्वर, ये एक पट्टी थी, चितकबरी पट्टी। वहाँ ऐसा कुछ जरूर था जो वह खुश होकर कहना चाह रही थी। उसने अपनी उंगली हवा में घूंपते हुए डॉक्टर के कमरे की तरफ इशारा किया, परंतु एक और मरोड़ ने उसे बेदम कर दिया और उसकी आवाज छीन ली। मैं बाहर की ओर दौड़ी और अपने सौतेले पिता को जोर से आवाज लगाई। वे अपने सोते समय पहने हुए गाउन में ही जल्दी जल्दी अपने कमरे से निकले। वे मेरी बहन के बगल में आए और यद्यपि वे बेहोश थी, फिर भी उसके गले में प्रांडी उड़ेल दी और उसे चिकित्सीय सहायता के लिए गांव भेज दिए।
सारे प्रयास विफल गए और वह डूबती गई और बिना होश में आए ही मर गई। ऐसा दुखद अंत हुआ मेरी प्यारी बहन का। एक क्षण रुकिए जरा, होम्स ने कहा। क्या आप इस सीटी की आवाज और धातु के टुकड़े के गिरने की आवाज के बारे में निश्चित रूप से कह सकती हैं? क्या इसके लिए आप शपथ ले सकती हैं? यही तो काउंटी के जांच अधिकारी ने भी मुझसे पूछा था। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मैंने इन्हें सुना था। फिर भी तूफान की तेज आवाज और पुरानी इमारत के चरमराने की आवाज के बीच मुझे कुछ धोखा हो गया होगा। क्या आपकी बहन कपड़े पहने हुए थी? नहीं, वह अपनी रात्रकालीन पोशाक में थी और उसके दाएं हाथ में मैच का सुलगता हुआ स्टैंप और बाएं हाथ में माचिस का डिब्बा था। लगता है कि अपनी सुरक्षा के लिए उसने रोशनी जलाई होगी जब उसके साथ ही दुर्घटना घटी होगी। यह महत्वपूर्ण है। हाँ, तो वह जांचकर्ता किस निष्कर्ष पर पहुंचा था? उसने जांच पूरी सतर्कता से की थी, परंतु डॉक्टर रॉयलॉट के शैतानी व्यवहार की वजह से मैं मृत्यु के कारण पर किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया था। मेरे सबूत बताते हैं कि दरवाजे को अंदर की ओर से मजबूती से बांधा गया था और खिड़कियों और पुराने फैशन के शटर्स को लोहे की चौड़ी छड़ से अवरोधित किया गया था, जिनको प्रत्येक रात को सुरक्षित किया जाता था। दीवारों को बजाकर देखा गया तो पता चलता है कि वे काफी मजबूत हैं। फर्श का निरीक्षण भी पूरी तरह से किया गया था और पाया गया कि वह भी काफी ठोस व मजबूत हैं। चिमनी चौड़ी है परंतु 4 बड़े स्टेपल्स से अवरोधित है। ये निश्चित है कि जब मेरी बहन की मृत्यु हुई वह अकेली ही थी। इसके साथ ही उसके शरीर पर आक्रमण के कोई निशान नहीं थे। जहर के बारे में आपका क्या कहना है? डॉक्टरों ने इसकी भी जांच की थी परंतु जहर के लक्षण नहीं पाए गए। आप क्या मानती हैं कि ये अभागिन महिला कैसे मरी? मेरा ये विश्वास है कि वह केवल भय व घबराहट की वजह से मरी, पर उसके इस भय व घबराहट का क्या कारण था ये मैं नहीं कह सकती। क्या उस समय बगीचे में जिप्सी लोग थे? हाँ, वहां तो लगभग हर समय कोई ना कोई जिप्सी रहता ही है। ओह, और उस पट्टी, चितकबरी पट्टी के बारे में आपका क्या मानना है? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये सब एक विक्षिप्त आदमी की व्यर्थ की बातें हैं। कभी ये कि इनका संबंध किसी लोगों के झुंड से है, शायद इन जिप्सियों के बारे में। मुझे नहीं पता कि जो चितकबरे रुमाल इनमें से ज्यादातर जिप्सी अपने सिरों पर बांधते हैं, क्या उसने इन्हीं की ओर इशारा किया था? होम्स ने असंतुष्टि की झलक दिखाते हुए अपने सर को झटका दिया। ये मामला अत्यंत गंभीर है, आप अपना विवरण जारी रखें, होम्स ने कहा। तब से 2 वर्ष गुजर गए हैं और तब से पहले की अपेक्षा मैं और अधिक अकेला महसूस करने लगी हूँ। 1 माह पूर्व मेरे एक प्रिय मित्र, जिसे मैं लंबे अरसे से जानती हूँ, उन्होंने शादी के लिए मेरा हाथ मांगा। उनका नाम है आर्मिटेज, पर्सी आर्मिटेज, जो रीडिंग के पास क्रेन वाटर के रहने वाले मिस्टर आर्मिटेज का दूसरा बेटा है। हम दोनों की शादी के खिलाफ मेरे सौतेले पिता ने कोई विरोध नहीं जताया और इस वसंत हम दोनों शादी करने जा रहे हैं। 2 दिन पहले इमारत के पश्चिमी भाग में कुछ मरम्मत का काम शुरू हुआ है और मेरे शयन कक्ष की दीवारों में छेद कर दिया गया है, जिससे मैं उस कक्ष में आसानी से जा सकूं जिसमें मेरी प्यारी बहन मरी थी, और मैं इस बिस्तर पर सो सकूं जिस पर वह सोती थी। आप अंदाजा लगाएं मेरे भय का, जब पिछली रात मैं जागते हुए अपनी बहन के भयावह अंत के बारे में सोच रही थी कि यकायक मैंने रात के सन्नाटे में धीमी सीटी की आवाज सुनी, जो कि मेरी बहन की मौत की सूचना देने वाली साबित हुई थी। मैं उछल पड़ी और बत्ती जलाई, परंतु कमरे में कुछ दिखाई न दिया। मैं पुनः डर के मारे बिस्तर पर ना जा सकी, अतः मैंने कपड़े पहने और जैसे ही सुबह हुई मैं क्राउन इन के जो विपरीत दिशा है उसमें कुत्ता गाड़ी पकड़कर लेदरहेड स्टेशन और जहां से प्रातः आपको मिलने आना था आ गई। अब मैं आपकी सलाह लेना चाहती हूँ। आपने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है, मेरे मित्र ने कहा, परंतु क्या आपने मुझे सभी कुछ बता दिया है? हाँ, सब कुछ। मिस रॉयलॉट, आपने सब कुछ नहीं बताया है। आप अपने सौतेले पिता को बचाने का प्रयास कर रही हैं। क्यों? आपका मतलब क्या है? जवाब देने की बजाय होम्स ने उसके
उस हाथ के ऊपर से किनारीदार काली झालर हटा दी जो उसके घुटनों पर रखा हुआ था। उंगलियों और अंगूठे के नीलापन लिए 5 निशान उसकी गोरी कलाई पर छपे हुए थे। आपके साथ दरिंदगी से पेश आया गया है, होम्स ने कहा। उस महिला का रंग फीका पड़ गया और उसने जख्मी हाथ को फिर से ढक लिया। वह एक कठोर व्यक्ति हैं, उसने कहा। उसे अपनी ताकत का भान भी नहीं है। कुछ समय तक एक लंबी खामोशी छाई रही, जिसके दौरान होम्स अपनी ठुड्डी को हथेलियों पर रखे हुए भट्टी में चटकते हुए अंगारों को घूरते रहे। ये एक गंभीर मामला है, उसने कहा। इससे पहले कि हम अपना अगला कदम निश्चित करें, हजारों ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं जानना चाहूंगा। फिर भी हम थोड़ा भी वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। यदि हम आज ही स्टॉकमोरान पहुंच जाएं, तो क्या ये संभव हो पाएगा कि हम वे कमरे आपके सौतेले पिता की जानकारी में आए बिना देख सकते हैं? जैसे कि उसने बताया, वह कुछ खास काम के आज शहर जाने वाला था और संभव है कि सारा दिन ही बाहर रहे। तब आपको वहां कोई नहीं रोकेगा। अभी हम लोगों की एक गृह प्रबंधक है जो बूढ़ी व बेवकूफ है, और मैं उसे आराम से आपके रास्ते से दूर रख सकूंगी। अति उत्तम। वॉटसन, आपको तो इस यात्रा से कोई आपत्ति नहीं है? किसी भी तरह की नहीं? तो हम दोनों जाएंगे। आप कुछ करना चाहते हैं? मुझे 1-2 काम शहर में करने हैं, लेकिन मैं 12 बजे की गाड़ी से लौट आऊंगा, जिससे आपके निकलने के समय तक आ सकूं। और आप हम लोगों के दोपहर तक वहां पहुंचने की आशा कर सकते हैं। मुझे भी आवश्यक काम निपटाने हैं। क्या आप प्रतीक्षा नहीं कर सकते कि नाश्ता करके जाएं? नहीं, मुझे जाना चाहिए। मेरा दिल हल्का हो गया है क्योंकि मैंने अपनी कठिनाइयों को आपके हवाले कर दिया है। मैं इस दोपहर तक आप दोनों से पुनः मिलने की प्रतीक्षा करूंगी। उसने अपना काला मोटा नकाब अपने चेहरे पर डाला और कमरे से बाहर निकल गई। अपनी कुर्सी की पीठ से टिकते हुए शेरलॉक होम्स ने पूछा, वॉटसन, आप क्या सोचते हैं इस मामले में? मुझे तो ये बहुत ही उलझा हुआ एवं डरावना प्रतीत होता है। जी हाँ, अत्यंत उलझा हुआ और डरावना। यदि वह महिला ठीक कह रही है कि उस इमारत की दीवारें व फर्श काफी मजबूत है, दरवाजों, खिड़कियों और चिमनी के रास्ते अंदर आना असंभव है, तो ये मानना पड़ेगा कि जब उसकी बहन की मृत्यु हुई, मैं बिना संदेह उस कमरे में अकेली ही रही होगी। फिर उन रात में बजने वाली सीटियों के बारे में क्या हो सकता है, मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। रात्रिकालीन सीटियां और उन जिप्सियों की पट्टी जिनके साथ डॉक्टर की अंतरंगता है, आदि विचारों को जब आप एक साथ जोड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे पास यह सोचने के पर्याप्त कारण हैं कि डॉक्टर को अपनी सौतेली बेटी की शादी को रोकने की वजह है। मरने वाली का उस पट्टी की ओर संकेत और अंत में मिस हेलेन स्टोनर का धातु के टुकड़े की आवाज सुनना, जो शायद उन धातु की छड़ी में से एक शटर को अपनी जगह व्यवस्थित होने से रोकती है, के द्वारा हुई होगी। मुझे लगता है कि हमारे पास ये सोचने का कि इस गुत्थी को इन्हीं आधारों पर सुलझाया जा सकता है पर्याप्त आधार है। परंतु फिर क्या ये सब इन जिप्सियों ने किया? मैं नहीं मानता। इस तरह के सिद्धांतों में कई विरोधाभास नजर आते हैं मुझे, और मुझे भी। संक्षिप्त में, हम लोग आज ही स्टॉकमोरान जा रहे हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या विरोधाभास मजबूत हैं या फिर उनको समझा जा सकता है। परंतु उस राक्षस के बारे में क्या सोचा जाए? मेरे साथी की बातों से हम कुछ निर्णय कर पाते कि झटके से दरवाजे को खोला गया और उसमें एक भारी भरकम व्यक्ति नमूदार हुआ। उसकी पोशाक एक पेशेवर और किसान की पोशाक का मिश्रण थी। उसके सर पर काला टॉप हैट था। एक लंबा फ्रॉक नुमा कोट और सलवार नुमा पैजामा उसने पहन रखा था। उसके हाथ में शिकारी चाबुक भी झूल रही थी। वह इतना लंबा था कि उसका हैट दरवाजे के क्रॉस बार को छू गया था। वह चौड़ा चकला और उसका चेहरा लंबोतरा व हजारों झुर्रियों से भरा व धूप से जला पीला व हर तरह की बुरी लतों वाला था। मैं हम दोनों को बारी बारी से घूर रहा था। उसकी अंदर की ओर घुसी हुई छोटी आंखें
ऊंची, पतली और मांस रहित नाक ऐसे जान पड़ती थी जैसे एक भट्टी में भुनी हुई चिड़िया का शिकार। तुम दोनों में से होम्स कौन है? उस विचित्र आदमी ने पूछा। मेरा नाम होम्स है श्रीमान। परंतु आप मुझसे क्या चाहते हैं? मेरे साथी ने कहा। मैं स्टॉक मोरॉन से डॉक्टर ग्रिम्सबी रॉयलट हूँ। वास्तव में डॉक्टर? होम्स ने नीरसता के साथ कहा। कृपया बैठ जाइए। मैं बैठूंगा नहीं। मेरी सौतेली पुत्री यहाँ आई थी, मैंने उसे यहाँ आते हुए देखा था। वह आपसे क्या कह रही थी? ये साल का थोड़ा ठंडा समय है, होम्स ने कहा। बुढ़ा जोर से चीखते हुए बोला, वह क्या कह रही थी? परंतु मैंने सुना है कि क्रॉक्स का पौधा बहुत कुछ कहता है, मेरे साथी ने बिना बाधित होते हुए कहा। अच्छा, तुम मुझे बहला रहे हो? आगंतुक ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने शिकारी चाबुक को लहराते हुए कहा। मैं तुम्हें जानता हूं बदमाश। मैंने तुम्हारे बारे में पहले से ही सुन रखा है। तुम हर किसी के मामले में टांग अड़ाने वाले होम्स हो ना? मेरा मित्र मुस्कुराया। दखल अंदाज होम्स। उसकी मुस्कुराहट और बढ़ गई। स्कॉटलैंड यार्ड्स के कार्यालय में उछल कूद करने वाला होम्स। होम्स मन ही मन मुस्कुराया। आपकी वार्तालाप अत्यधिक मजेदार है, उसने कहा। जब आप बाहर जाएं तो दरवाजा बंद कर दें, हमें बिल्कुल एकांत चाहिए। मैं तभी जाऊंगा जब अपनी बात पूरी कर लूं। तुम मेरे मामले में दखलंदाजी करने की हिमाकत मत करना। मुझे पता है कि मिस स्टोनर यहाँ आई थी, मैंने उन्हें देखा था। मैं एक खतरनाक इंसान हूं और किसी भी हद तक जा सकता हूं। ये देखो। और वह आगे बढ़ा। उसने लोहे का पोकर उठाया और अपने बड़े बड़े भूरे हाथों से उसे टेढ़ा कर दिया। देखो, तुम अपने आप को मेरी पकड़ से दूर ही रखना। वह गुर्राया और उसने टेढ़े किए हुए पोकर को भट्टी में डाल दिया और लंबे लंबे डग भरता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वह एक बहुत ही मिलनसार व्यक्ति लगता है, होम्स ने हंसते हुए कहा। हालांकि मैं उतना भारी भरकम नहीं हूं, फिर भी यदि वह रुकता तो मैं उसे बताता कि मेरी पकड़ भी उससे कमजोर नहीं है। यह बात कहने के बाद उसने वह लोहे का पोकर उठाया और थोड़े ही प्रयास से उसे सीधा कर दिया। सोचो, वह मुझे एक सरकारी जासूस सिद्ध करने की अभद्र कोशिश कर रहा है। इस घटना से हमारी खोज को बल मिलेगा। फिर भी मैं आशा करता हूं कि हमारी बेचारी मित्र अपने अविवेक से किसी मुसीबत में ना फंसे। ये दुष्ट उसे ढूंढ लेगा। और अब वॉटसन, हम नाश्ता मंगवाएंगे और उसके बाद मैं डॉक्टर कॉमन्स के पास जाऊंगा, जहां से कुछ जानकारियां मिल सकती हैं जो हमें इस मामले में मदद कर सकती हैं। लगभग 1 बजा होगा जब शेरलॉक होम्स सैर से लौटे। उनके हाथ में नीले कागज की एक शीट थी जिस पर कई सूचनाएं व चित्र थे। मैंने मरने वाले की पत्नी की वसीयत देखी, उन्होंने कहा। इसका यथार्थ अर्थ समझने के लिए संबंधित निवेश की वर्तमान कीमत आंकने में मदद मिली, जो पत्नी की मृत्यु के समय 1100 पाउंड से थोड़ा कम थी और अभी कृषि उत्पादों को कीमत में आई गिरावट की वजह से 750 पाउंड रह गई है। और यदि ये शादी हो जाती है तो प्रत्येक पुत्री को मात्र 250 पाउंड ही मिलते। अतः यदि दोनों पुत्रियां शादी कर लेती तो इस खूबसूरत महिला को जरा सा ही हिस्सा मिलता, जबकि उन दोनों में से एक भी इस बुढ़े को आर्थिक रूप से अपंग बनाकर रखते थे। मेरी सुबह की सैर व्यर्थ नहीं गई, क्योंकि यह सिद्ध हो चुका है कि उसके कुछ भारी स्वार्थ इस बात में निहित हैं कि कोई भी उसके रास्ते का रोड़ा न बने। और अब वॉटसन ज्यादा आराम खतरनाक हो सकता है, खास तौर से जब उस बुढ़े को पता चल चुका है कि उसके इस मामले में हम लोग रुचि ले रहे हैं। अतः यदि तुम तैयार हो तो हमें कैब बुलवाएं और वाटरलू के लिए रवाना हो जाएं। मैं आभारी रहूंगा यदि तुम अपनी रिवॉल्वर अपनी जेब में डाल लो। एक उत्तम बहस है उन सज्जन से करने की जो लोहे के पोकर को टेढ़ा कर सकते हैं। इसलिए एक पोकर और एक टूथब्रश ही मात्र हमें चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। हमारा सौभाग्य ही था कि वाटरलू में लेदरहेड के लिए तुरंत रेल मिल गई, जहां पर हमने एक ट्रैप किराए पर लिया और सरे की सुंदर सड़क पर 4-5 किलोमीटर की यात्रा की। ये एक खुशनुमा दिन था। सूर्य तेजी से चमक रहा था और आसमान में रुई जैसे बादल भी थे। सड़क के किनारे लगे बाड़
और पेड़ हरियाली का सुंदर नज़ारा पेश कर रहे थे और हवा में गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू बिखरी हुई थी। मेरे लिए एक अजीब सा विरोधाभास था कि एक तरफ तो बसंत के आने का हवाला दिया जा रहा था और दूसरी तरफ हम एक भयावने मामले की खोज में लगे हुए थे। मेरा साथी ट्रैप के सामने वाले हिस्से में बैठा अपने बाजुओं को मोड़े, अपनी आंखों को अपने हैट से ढके हुए, अपनी दाढ़ी को अपनी छाती से लगाए गंभीर चिंतन में मगन था। यकायक उसने मेरे कंधे को थपथपाते हुए चारागाह की तरफ इशारा किया। वहां देखो, उसने कहा। वह एक अत्यधिक पेड़ों वाला ढलान तक फैला और सर्वाधिक ऊंचाई पर घना चारागाह था। पेड़ों की टहनियों के बीच वहां एक त्रिअंकीय छत का उभार दिखाई दे रहा था। क्या यही स्टॉकमोरन है? उसने कहा। हाँ श्रीमान, वह डॉक्टर ग्रिम्सबाई रॉयलॉट का मकान हो सकता है, ट्रैक के चालक ने कहा। वहां पर कोई इमारत दिखाई दे रही है, होम्स ने कहा। ये वही जगह है जहां हम जा रहे हैं। वहां एक गांव है, चालक ने कुछ दूर बाएं और छतों की एक गुच्छे की ओर इशारा करते हुए कहा। परंतु यदि आप घर में जाना चाहते हैं तो इन सीढ़ियों वाला रास्ता सबसे छोटा रास्ता है और इसी तरह तरह खेतों की पगडंडियों से भी जा सकते हैं। जहां वह महिला चहलकदमी कर रही है, यही वह घर है। और वह महिला, मैं मानता हूँ, मिस टोनर है। होम्स ने अपनी नजरें गड़ाते हुए अपना विश्वास जाहिर किया। हाँ, हमें वही करना चाहिए जैसा आपने कहा। हम ट्रैप से उतर गए, किराया चुकाया और ट्रैप लेदरहेड की ओर वापस चली गई। मैं भी इसी तरह सोचता हूँ। जब हम सीढ़ियां चढ़ रहे थे तब होम्स ने कहा कि इस बंदे ने समझा होगा कि लोग कारीगर हैं या किसी और मामले में यहाँ आए हैं। इससे उसकी गपबाजी बंद हो जाएगी। नमस्कार मिस टोनर, देखिए हम लोग अपने वायदे के पक्के निकले। हमारी मुवक्किला हमसे मिलने जल्दी से आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। गर्मजोशी के साथ हम लोगों से हाथ मिलाते हुए वह लगभग चिल्लाते हुए बोली, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी। सब कुछ ठीक है। डॉक्टर रॉयलॉट शहर गए हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि वो शाम से पहले लौटेंगे। हम लोगों को डॉक्टर साहब से मिलने का सौभाग्य मिल चुका है, होम्स ने कहा और कुछ ही शब्दों में उन्होंने बता दिया कि क्या हुआ। मिस टोनर ने जब ये सुना तो उसके होंठ सूख कर सफेद पड़ गए। हे भगवान, उसने कहा, इसका मतलब कि उसने मेरा पीछा किया। ऐसा ही लगता है। वह इतना धूर्त है, मैं समझ नहीं सकती। मुझे इससे निजात कब मिलेगी? जब वह लौट रहा था तो उसने क्या कहा? जिस रास्ते पर वह चल रहा है उसे अपनी हिफाजत की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि कोई और उससे भी अधिक धूर्त है। आज रात आपको उससे अपनी हिफाजत करनी चाहिए। यदि वह आक्रामक होता है तो हम लोग आपको आपकी मौसी के पास हैरो ले जाएंगे। अब हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, अतः हमें उस कमरे में ले चलें जिसका निरीक्षण हमें करना है। वह इमारत भूरी थी, वह पत्थरों पर काई जमी हुई थी। उसमें उभार लिए हुए मध्य भाग और दो वक्र खंड थे, जैसे केकड़े ने नाखूनों द्वारा उसे जकड़ा हुआ हो। इनमें से एक खंड की खिड़कियां टूटी हुई हैं और लकड़ी के तख्तों से अवरोधित थी, जबकि छत झुकी हुई और क्षत विक्षत तस्वीर की तरह से ही नजर आ रही थी। मध्य खंड की ठीक से मरम्मत की गई जान पड़ती थी, परंतु उसका दाएं हाथ की तरफ वाला हिस्सा तुलनात्मक रूप से आधुनिक था और खिड़कियां बंद थी। चिमने से नीले रंग के धुएं के छल्ले बाहर निकल रहे थे, जिससे महसूस होता था कि जैसे परिवार इसी भाग में रहता है। अंतिम दीवार के सहारे एक मचान बनाया गया था एवं पत्थर टूटे फूटे हुए थे और हमारे पहुंचने पर वहां कोई काम भी नहीं कर रहा था। होम्स खिड़की के बाहर ध्यान से निरीक्षण करते हुए उस बेतरतीबी से चटाई किए हुए लॉन में चहलकदमी करने लगा। मैं समझता हूँ कि ये आपका वही कमरा है जिसमें आप सोया करती थी। बीच वाला आपकी बहन का और उससे आगे वाला आपके पिता का। बिल्कुल ठीक, परंतु अब मैं बीच वाले कमरे में सोती हूँ, मरम्मत के चलते। ठीक है ना? वैसे भी उस अंतिम दीवार की मरम्मत की जरूरत नहीं जान पड़ती है। कोई जरूरत नहीं है। मैं समझती हूँ कि ये सब मुझे मेरे कमरे से हटाने के लिए किया जा रहा है। ओह, ये मानने योग्य है। अब इस संकरे खंड के दूसरी तरफ गलियारा पड़ता है, जिसमें ये तीनों कमरे खुलते हैं और उनकी खिड़कियां भी।
हाँ, पर वे बहुत छोटी हैं, इतनी छोटी कि उनमें से किसी आदमी के निकल पाने की कोई संभावना नहीं है। जैसा कि आप दोनों रात्रि में अपने कमरे में ताला लगाकर सोती थीं, आपके कमरों में किसी के उस तरफ से घुसने की संभावना नहीं थी। अभी क्या आप अपने कमरे में जाकर शटर्स को बंद कर सकती हैं? मिस टोनर ने ऐसा ही किया और होम्स ने खुली हुई खिड़कियों के रास्ते शटर्स को खोलने का हर तरह से प्रयास किया, परंतु सफल नहीं हुए। उनमें जरा सी भी दरार नहीं थी कि लोहे के सरियों को हटाने के लिए उनमें चाकू भी घुसाया जा सके। इसके बाद होम्स ने अपने आवर्धक कांच शटर्स की हिंजेस की जांच की, परंतु वे ठोस लोहे की बनी हुई थी। होम्स ने अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए और थोड़ी दुविधा से कहा कि मेरी अवधारणा में जरूर कुछ कठिनाइयां हैं। यदि इन शटर्स को बोल्ट कर दिया जाए तो कोई उनके आर पार नहीं आ जा सकता। ठीक है, अंदर जाने पर क्या कोई रोशनी की किरण नजर आती है? एक छोटा दरवाजा जो चूना पुते गलियारे में खुलता था, जिसमें तीनों दरवाजे खुलते थे। होम्स ने तीसरे कमरे का निरीक्षण करने से मना कर दिया, इसलिए हम दूसरे कक्ष में पहुंच गए, जिससे मिस टोनर आजकल सोती थी और जिसमें उनकी बहन अपनी अंतिम स्थिति में पहुंच गई थी। ये एक छोटा आरामदायक कमरा था, जिसकी छत नीची थी और थोड़ी दूर पर आग तापने की भट्टी थी, जैसे कि कुंती के आम घरों में होती थी। एक कोने में भूरे रंग का ड्राइवर का चेस्ट था और दूसरे कोने में सफेद रंग की इकहरी शायका थी और बाईं तरफ खिड़की के पास श्रृंगारदानी थी। इन चीजों के अलावा मात्र लकड़ी की बनी हुई 2 कुर्सियां, सिवाय एक सुंदर और चौरस कालीन के। इन दीवार की साग की लकड़ी भूरी व दीमक द्वारा खाई हुई इतनी पुरानी है और बदरंग थी कि इसने अपनी मूल छटा ही खो दी थी। होम्स ने एक कुर्सी को कोने में खींच लिया और उस पर शांत होकर बैठ गए, परंतु उनकी आंखें उस कमरे के दाएं बाएं ऊपर नीचे सभी तरफ का जायजा ले रही थी। घंटी की रस्सी जो पलंग की बगल में लटकी हुई थी, उसकी ओर इशारा करते हुए होम्स ने पूछा, ये घंटी कहाँ बजती है? दरअसल रस्सी का फुंदना तकिए के ऊपर पड़ा हुआ था। ये घर की देखभाल करने वाली महिला के कमरे में बजती है। ये दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा नहीं लगती है। जी हाँ, ये कुछ साल पहले ही यहाँ लगाई गई है। मुझे लगता है कि आपकी बहन ने इसकी मांग की होगी। नहीं, मैंने उसे इसका उपयोग करते हुए कभी नहीं सुना। हमें जो चाहिए होता था वो हम स्वयं ही लाते थे। वास्तव में ऐसा लगता है कि इतनी खूबसूरत घंटी की रस्सी यहाँ लगाना एक व्यर्थ कार्य है। क्षमा करें, मैं कुछ देर इस फर्श का निरीक्षण करूंगा। मैं फर्श पर बैठ गया और अपने आवर्धक कांच के जरिए पूरे फर्श पर घूम घूम कर पत्तियों के बीच की दरारों का निरीक्षण करने लगा। यही काम उसने दीवारों पर लगे लकड़ी के पैनलों के साथ किया। सबसे अंत में उसने घंटी की रस्सी को हाथ में लेकर एक जोर सा झटका दिया। ये बजती क्यों नहीं है? उसने कहा। क्या ये बज नहीं रही है? नहीं, जबकि एक तार से बंधी हुई है। ये बहुत मजेदार बात है। आप देख सकती हैं कि इसे एक हुक के जरिए, जो रोशनदान से थोड़ा ऊपर है, बांधा गया है। ये तो बहुत ही बेतुका काम है। मैंने इसे कभी देखा ही नहीं। बहुत अद्भुत है। होम्स रस्सी को खींचते हुए बुदबुदाया। इस कमरे में 1-2 खास बातें हैं। उदाहरण के लिए, क्या इस इमारत को बनाने वाला मूर्ख था जिसने इस रोशनदान को दूसरे कमरे में खुलता हुआ बनाया था, जबकि उतनी ही मेहनत से वह इसे बाहर की ओर भी खोल सकता था? महिला ने कहा, वह भी आधुनिक है। घंटी की रस्सी के साथ भी वह गलती हो गई है, होम्स ने कहा। जी हाँ, उस समय कई दूसरे परिवर्तन भी किए गए थे। वे अत्यंत मजेदार खासियतों को जान पड़ते ही व्यर्थ की घंटियां, रोशनदान जो रोशनी पैदा ही नहीं करते। यदि आप इजाजत दें मिस टोनर, तो अब हम लोग अंदरूनी भाग में जांच पड़ताल करेंगे। डॉक्टर ग्रिम्सबाई रॉयलॉट का कमरा उनकी सौतेली बेटी से बड़ा था, पर पूरी तरह सुसज्जित था। उसमें एक सफारी पलंग, लकड़ी की एक शेल्फ जो किताबों से भरी हुई थी, उनमें से ज्यादातर किताबें तकनीकी मिजाज की थीं। पलंग के बगल में एक हत्तेदार कुर्सी, एक लकड़ी की सपाट कुर्सी दीवार के साथ लगी हुई और एक गोल मेज एवं
एक लोहे की विशाल अलमारी आदि कुछ खास चीजें थीं जिन्हें आंखें देख पाई। होम्स ने धीमे धीमे चलते हुए उन सभी चीजों का बारीकी से निरीक्षण किया। उसने अलमारी को थपथपाते हुए पूछा, इसमें क्या है? मेरे सौतेले पिता के व्यवसायिक कागजात। इसका मतलब है कि आपने उन्हें अंदर से देखा है। कुछ साल पहले केवल एक बार। मुझे याद है उसमें बहुत सारे कागजात थे। उदाहरण के लिए इसमें बिल्ली तो नहीं है? नहीं। कैसा अद्भुत विचार है। इसे देखें। उसने एक छोटा सा दूध का कटोरा लिया जो कि अलमारी के ऊपर रखा हुआ था। नहीं, हमने कोई बिल्ली पाल नहीं रखी है। हाँ, लेकिन एक चीता और लंगूर जरूर है। हाँ, वास्तव में चीता भी तो एक बड़ी बिल्ली ही होता है, परंतु मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ एक कटोरा दूध से उसे संतुष्टि नहीं मिल सकती। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे मुझे सुनिश्चित करना है, और वह लकड़ी की कुर्सी के सामने पालथी मारकर बैठ गया और अत्यधिक सावधानी से उसकी गद्दी का निरीक्षण करने लगा। धन्यवाद, अब ये तय हो चुका है। उसने उठते हुए अपने आवर्धक कांच को अपनी जेब में रखते हुए कहा। वाह, ये थोड़ा मजेदार है। वह कुत्ते को बांधने का एक पट्टा था जो कि पलंग के एक कोने से बंधा हुआ था, जिस पर उसकी नजर गई। वह पट्टा अपने आप में गोल गोल लपेटा हुआ था। ऐसे लगता था जैसे चाबुक का कूड़ा हो। वॉटसन, आप इसका क्या अर्थ लगाते हैं? ये एक सामान्य पट्टा है, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसे इस तरह क्यों बांधा हुआ है। ये उतना भी सामान्य नहीं है। क्यों? ये बदरंग दुनिया है, और जब एक चतुर व्यक्ति अपराध की ओर मुड़ता है तो वह सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। मुझे लगता है कि मैं काफी कुछ देख चुका हूँ। मिस टोनर, यदि आप इजाजत दें तो मैं उस लॉन पर टहलना चाहूंगा। मैंने अपने मित्र को इतना बुझा हुआ और उसकी इतनी काली भवें पहले तनी हुई नहीं देखी थी, जितनी की खोज पूरी करने के बाद देखी। हम लोग कई बार उस लॉन पर इधर उधर घूमे, पर ना ही मिस टोनर चाह रही थी कि उनकी सोच में बाधा पड़े, जब तक कि वह स्वयं अपने दुस्वप्न से बाहर ना निकले। मिस टोनर, ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर हाल में मेरी सलाह के अनुरूप कार्य करें। मैं निश्चित ही ऐसा करूंगी। किसी भी दुविधा में मामला खतरनाक मोड़ ले सकता है। आपका जीवन आपके द्वारा मेरे निर्देशों के मानने पर ही निर्भर करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं जानती हूँ मेरा जीवन आपके ही हाथों में है। सर्वप्रथम तो मैं और मेरा मित्र आपके शयन कक्ष में रात्रि व्यतीत करेंगे। मैंने और मिस टोनर ने उसके ऊपर अचरज भरी निगाह डाली। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। मैं बताता हूँ, मुझे लगता है कि वहां पर गांव में एक सराय है। हाँ, वह शीर्ष है। बहुत बढ़िया। आपकी खिड़कियां वहां से दिखाई देंगी? निसंदेह। जब आपके सौतेले पिता वापस आएंगे उस समय आप सिर दर्द का बहाना बना कमरे में ही रुके रहना। जब आपको लगे कि वो सोने चले गए हैं तब आप कुंडी हटाकर अपनी खिड़की का पटल खोल लेना, खिड़की के पास दीपक जला देना, जो हमारे लिए संकेत होगा, और उसके बाद उस कमरे में जो भी कुछ आपने अपने साथ लेना है उसे चुपचाप रख लें। मुझे पूरा विश्वास है कि मुरम्मत के बावजूद आप किसी तरह वहां एक रात रह सकती हैं। अरे हाँ, आसानी से। बाकी सब आप हम पर छोड़ दें। लेकिन आप क्या करने वाले हैं? हम आपके कमरे में एक रात गुजारेंगे और उस शोर का पता लगाएंगे जो आपको परेशान कर रहा है। मुझे लगता है मिस्टर होम्स, आप पहले ही अपना मन बना चुके हैं। ऐसा कहते हुए मिस टोनर ने मेरे साथी की बाह पर अपना हाथ रख दिया। शायद, हो सकता है। फिर दया कीजिए और मुझे बताइए कि मेरी बहन की मृत्यु का क्या कारण था। मैं कुछ भी कहने से पहले पक्के सबूत इकट्ठा करना चाहूंगा। आप कम से कम मुझे इतना तो बता सकते हैं, क्या मेरा ऐसा सोचना सही नहीं है कि वह डर लगने से अचानक मर गई? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ और ठोस कारण था। और अब मिस टोनर, हमें जाना होगा। यदि डॉक्टर रॉय लॉट वापस आ गए और उन्होंने हमें देख लिया तो हमारा आना बेकार हो जाएगा। अच्छा, चलते हैं। आप हिम्मत रखिएगा। यदि आपने वैसा ही किया जैसा मैंने आपसे कहा है तो बाकी हम पर विश्वास कीजिए,
हम आपको उन खतरों से दूर ले जाएंगे जो आपको डरा रहे हैं। शेरलॉक होम्स और मुझे उस शीर्ष सराय के कमरे में बैठे रहने में कोई कठिनाई नहीं थी। वे ऊपरी मंजिल पर थे और हमारी खिड़की से हम मुख्य द्वार के रास्ते को और स्टॉक मोरन मनोर के घर के हिस्से को आसानी से देख सकते थे। शाम को हमने डॉक्टर ग्रिस्बी रॉयलॉट को पीछे छोड़ दिया था। उनकी बड़ी सी आकृति के समीप छोटा कद दिख रहा था उस लड़के का जो उन्हें ले जा रहा था। लड़के को लोहे के भारी दरवाजों को बंद करने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी और हमने डॉक्टर की गुर्राहट भरी आवाज सुनी और गुस्से से भरी उनकी मुट्ठी भिंचे हाथ भी देखे। जाल बिछ गया था और कुछ ही मिनट बाद हमने पेड़ों की झुरमुट में अचानक रोशनी देखी, क्योंकि बैठक के कमरे का दीपक जल गया था। क्या आप जानते हैं वॉटसन, जब हम अंधेरे में बैठे थे तब होम्स ने कहा, खतरा साफ नजर आ रहा है। क्या मैं कुछ सहायता कर सकता हूँ? आपकी उपस्थिति अमूल्य हो सकती है। तब मैं निश्चित तौर पर आऊंगा। मेहरबानी आपकी। आप खतरे की बात कर रहे हैं। आपने इन कमरों में स्पष्ट रूप से उससे अधिक कुछ देखा है जो मुझे दिखाई दे रहा है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने काल्पनिक थोड़ा और कम कर दिया होगा। मैं सोचता हूँ कि आपने वह सब देखा जो कुछ मैंने देखा है। मुझे घंटी से बंधी रस्सी में कुछ भी अलग नहीं दिखा, और मैं झूठ क्यों बोलूँगा। मैं जितनी कल्पना करता हूँ उससे भी ज्यादा मैं कबूल करता हूँ। आपने रोशनदान भी देखा? हाँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये इन दो कमरों को बीच से खोलने वाली कोई छोटी जगह होगी। ये इतना छोटा था कि कोई चूहा भी मुश्किल से जा सकता था। मुझे पता था कि हमें स्टॉक मोरन में सामने जाने से पहले रोशनदान खोज लेना चाहिए था। मेरे प्रिय होम्स, अरे हाँ, मैंने किया। आपको याद है उसने कहा था उसकी बहन डॉक्टर रॉयलॉट के सिगार की महक को सूंघ सकती है। अब निश्चित रूप से इससे एक बार की ऐसा लग सकता है कि उन दो कमरों के बीच कुछ ना कुछ बातचीत होती होगी। हो सकता है ये बिल्कुल छोटी सी बातचीत हो, जैसे किसी कोने के बारे में पूछताछ करना। मैंने रोशनदान को छोटा कर दिया है, लेकिन उससे क्या नुकसान हो सकता है? खैर, लेकिन तारीखों में गजब का संयोग है। एक रोशनदान बनाया जाता है, एक रस्सी लटकाई जाती है और बिस्तर पर सोई एक औरत की मौत हो जाती है। क्या इससे आपके मन में संदेह नहीं उठता? मैं अभी तक इसमें कोई संबंध नहीं देख पा रहा हूँ। क्या आपने उस बिस्तर के बारे में कुछ खास बात देखी? नहीं, वह जमीन पर धंसा हुआ था। क्या आपने इस तरह से बंधा हुआ बिस्तर कभी देखा है? मैं नहीं कह सकता कि मैंने पहले ऐसा देखा है। महिला अपना बिस्तर नहीं हिला सकती है। बिस्तर को हमेशा रोशनदान और रस्सी की सीध में होना चाहिए, जो नहीं था। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि निश्चित ही वह एक घंटी खींचने के लिए नहीं लगाई गई थी। होम्स, मैं रो पड़ा। मुझे लगता है कि मैं उसे जरा भी नहीं देख पाया जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं। हम केवल समय पर पहुंचकर किसी रहस्यमय और भयानक अपराध को होने से रोक सकते हैं। रहस्यमय भी और भयानक भी। जब कोई डॉक्टर गलत करता है तो वह सबसे पहला अपराधी होता है। उसके पास ताकत होती है और उसके पास ज्ञान भी होता है। ये आदमी और भी गहराई से हमला करता है, लेकिन मुझे लगता है वॉटसन कि हम अभी भी गहरा वार करने में सक्षम होंगे। लेकिन रात खत्म होने से पहले हम बहुत डर चुके होंगे। भगवान के लिए हमें शांति से पाइप दे दीजिए और हमारे दिमाग को कुछ घंटों के लिए थोड़ा रिलैक्स होने दीजिए। लगभग 9 बजे पेड़ों के पीछे की रोशनी बुझ गई थी और घर की दिशा में सब ओर अंधेरा था। 2 घंटे धीरे धीरे बीत गए और फिर अचानक 11 बजने पर एक चमकदार रोशनी ठीक हमारे सामने दिखाई दी। वह हमारे लिए संकेत है, होम्स ने कहा। वे उछल पड़े। ये बीच खिड़की से आ रहा है। जैसे ही हम बाहर निकले, उन्होंने मकान मालिक से थोड़ी बातचीत की। उन्होंने विस्तार से बताया कि हम इतनी रात गए किसी परिचित से मिलने जा रहे हैं और हो सकता है कि हम रात को वहीं रुक जाएं। तुरंत बाद हम अंधेरी सड़क पर निकल पड़े। ठंडी हवा हमारे चेहरे को सहला रही थी। एक पल बाद में हम अंधेरी सड़क से बाहर निकले। हमारे चेहरे से एक ठंडी हवा बह रही थी और हमारे सामने एक पीली रोशनी चमक रही थी, जो हमें निराशा के बीच मार्गदर्शक की तरह होने का संदेश दे रही थी। पुराने बगीचे की दीवार में पड़ी दरारों की मरम्मत ना होने से
बगीचे से गुजरने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। पेड़ों के बीच से अपना रास्ता बनाकर हम घास के मैदान में पहुंचे, उसे पार किया और खिड़की से अंदर जाने ही वाले थे कि झाड़ियों की झुरमुट में हमें एक गंदा और विकृत बच्चे जैसा कुछ दिखा, जो खुद घास पर गिर गया था और छटपटा रहा था, और बाद में तेजी से घास के मैदान से होता हुआ अंधेरे में कहीं चला गया। हे भगवान, मैं फुसफुसाया, क्या आपने उसे देखा? होम्स कुछ क्षणों के लिए वैसे ही चौंक गए थे जैसे कि मैं। आवेश में उन्होंने अपने हाथों से मेरी कलाई को कसकर पकड़ लिया था। फिर उन्होंने मेरे कानों के पास अपना मुंह लगाते हुए धीरे से ठहाका लिया। ये अच्छा कुनबा है, वे बुदबुदाए, वह लंगूर है। मैं उन अजीब पालतू जानवरों को भूल चुका था जिनसे डॉक्टर प्रभावित थे। एक चीता भी था, शायद हम उसे किसी भी समय अपने कंधों पर पा सकते हैं। मैं कबूल करता हूँ कि मैंने खुद को सहज किया जब मैंने होम्स के उदाहरण को सामने रखा और अपने जूते बंद करने के बाद जब मैंने खुद को शयन कक्ष में पाया। मेरे साथी ने पटल बंद कर दिया, दीपक को मेज पर लाया और कमरे के चारों ओर अपनी नजर घुमाई। सब कुछ वैसा ही था जैसा कि हमने दिन में देखा था। वे फिर धीरे धीरे मेरे पास आए और अपने हाथ से तुरही बनाते हुए उन्होंने मेरे कान के पास फिर धीरे से तुरही बजाने जैसा किया। यही सब कुछ था जो मैं शब्दों में अलग अलग कर सकता था। धीमी आवाज हमारी योजनाओं की नियति होगी। मैंने ये दिखाने के लिए सिर हिलाया कि मैंने सुन लिया था। हमें बिना प्रकाश के बैठना होगा, वह इस रोशनदान के माध्यम से दिखेगा। मैंने फिर से सिर हिलाया। सो मत जाना, आपका जीवन बहुत हद तक इस पर निर्भर हो सकता है। अपनी पिस्तौल तैयार रखो, हमें कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। मैं बिस्तर के किनारे पर बैठूंगा और तुम उस कुर्सी पर बैठोगे। मैंने अपना रिवॉल्वर निकाला और उसे मेज के कोने पर रख दिया। होम्स ने लंबी पतली बेंत लाई थी और उसने उसे बिस्तर पर अपनी बगल में रखा था। इसके पास उसने माचिस की डिब्बी और मोमबत्ती का टुकड़ा रखा। फिर उसने दीपक बुझा दिया और हम अंधेरे में चले गए। मैं कभी भी उस भयानक रात को नहीं भूल सकता हूँ। मैं कोई आवाज नहीं सुन पा रहा था, सांस लेने की भी नहीं। और तब भी मुझे पता था कि मेरे साथी खुली आंखों से मुझसे कुछ ही दूर बैठे हैं। वह भी उसी बेचैनी और तनाव में थे जिसमें कि मैं था। पटल ने प्रकाश की छोटी सी छोटी लौ को भी कम कर दिया और हम पूरे अंधेरे में थे। बाहर ठिठरी की आवाज आ रही थी और एक बार हमने बिल्ली की तरह किसी की लंबी रिरियाहट सुनी, जो किसी ने कहा कि वास्तव में चीते का आजाद गुर्राना था। बहुत दूर से हमें घड़ी के घंटे सुनाई दे रहे थे, जो हर आधा पौने घंटे बाद बज रहे थे। वो पौना घंटा बीतने में कितना लंबा समय लग रहा था। 12 का ठोंका बजा और उसके बाद 1 का, 2 का और 3 का, और हम तब भी चुपचाप बैठे इंतजार कर रहे थे। कुछ भी हो सकता था। अचानक रोशनदान की दिशा में क्षण भर के लिए रोशनी चमकी, जो तुरंत ही धूमिल भी हो गई, लेकिन अपने पीछे जलते हुए तेल और गर्म धातु की तेज गंध छोड़ गई। पड़ोस के कमरे में किसी ने अंधेरे में लालटेन जलाया था। मैंने दबे छिपे कदमों की आहट सुनी और उसके बाद एक बार फिर सब शांत हो गया। हालांकि महक तेज हो गई थी। आधे घंटे तक मैं कान लगाकर सुनता रहा। फिर एक और आवाज आई, बहुत हल्की लेकिन मधुर। ऐसा लगा जैसे केतली के छिद्र से लगातार भाप निकल रही हो। जिस क्षण हमने उसे सुना, होम्स बिस्तर से उछल पड़ा, माचिस जलाई और घंटी से जुड़े अपने डंडे को बड़ी व्यग्रता से पीटा। आपने इसे देखा वॉटसन? वे चिल्लाए, आप इसे देख रहे हैं? लेकिन मैंने कुछ भी नहीं देखा। उस समय जब होम्स ने रोशनी की तो मुझे धीमी पर स्पष्ट सीटी सुनाई दी थी, लेकिन चमकती रोशनी जो मेरी थकी आंखों पर पड़ी, उसकी चमक ने मेरे लिए बताना मुश्किल कर दिया। हालांकि मैं देख सकता था कि उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था और भय और घृणा से भरा हुआ था। उसने वार करना बंद कर दिया और वेंटिलेटर की ओर देख रहा था। तभी अचानक रात के सन्नाटे में सबसे भयानक चीख निकली जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये और भी तेज होती गई, दर्द, भय और क्रोध की कर्कश चीख जो एक भयानक चीख में बदल गई थी। वे कहते हैं कि गांव में दूर और यहाँ तक कि दूर के पादरी के घर में भी उस चीख ने सोए हुए लोगों को उनके बिस्तर से उठा दिया। ये हमारे दिलों को ठंडा कर गया और मैं होम्स को देखता रहा और वह मुझे
जब तक कि इसकी आखिरी गूंज उस सन्नाटे में नहीं चली गई जहाँ से ये उठ रही थी। इसका क्या मतलब हो सकता है? मैंने चौंक कर कहा। इसका मतलब है कि सब कुछ खत्म हो गया है, होम्स ने जवाब दिया। और शायद आखिरकार ये अच्छा है। अपनी पिस्तौल लो और हम डॉक्टर रॉयलॉट के कमरे में प्रवेश करेंगे। एक गंभीर चेहरे के साथ उसने दीपक जलाया और गलियारे से नीचे चला गया। उसने 2 बार चैम्बर के दरवाजे पर मारा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने हैंडल घुमाया और अंदर घुस गया। मैं उसके पीछे पीछे था, मेरे हाथ में बंदूक थी। ये एक अनोखा नज़ारा था जो हमारी आंखों के सामने आया। मेज़ पर एक काली लालटेन रखी थी जिसका शटर आधा खुला था, जो लोहे की तिजोरी पर रोशनी की एक चमकदार किरण फेंक रहा था, जिसका दरवाज़ा आधा खुला था। इस मेज़ के बगल में लकड़ी की कुर्सी पर डॉक्टर ग्रिम्सबी रॉयलॉट एक लंबे ग्रे ड्रेसिंग गाउन में बैठे थे। उनके नंगे टखने नीचे उभरे हुए थे और उनके पैर लाल रंग के बिना एड़ी वाली तुर्की चप्पल में थे। उनकी गोद में लंबी चाबुक के साथ छोटा स्टॉक पड़ा था, जिसे हमने दिन में देखा था। उनकी ठोड़ी ऊपर की ओर उठी हुई थी और उनकी आंखें छत के कोने में एक भयानक कठोर घूर में टिकी हुई थी। उनके माथे के चारों ओर भूरे रंग के धब्बों के साथ एक अजीबोगरीब पीली पट्टी थी, जो उनके सिर के चारों ओर कसकर बंधी हुई लग रही थी। जब हम अंदर गए तो उन्होंने ना तो आवाज की और ना ही हरकत। बैंड, धब्बेदार बैंड, होम्स फुसफुसाए। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। एक पल में उसका अजीबोगरीब सिर हिलने लगा और उसके बालों के बीच में से एक घिनौना सांप का छोटा सा हीरे के आकार का सिर और फूली हुई गर्दन उभरी। ये दलदली सांप है, होम्स चिल्लाया। भारत का सबसे खतरनाक सांप। काटे जाने के 10 सेकंड के भीतर ही इसकी मौत हो गई। हिंसा वास्तव में हिंसक पर वापस लौटती है और षड्यंत्रकारी उसी गड्ढे में गिर जाता है जिसे वह दूसरों के लिए खोदता है। आइए हम इस जीव को वापस इसके बिल में डाल दें और फिर हम मिस टोनर को किसी आश्रय स्थल पर ले जा सकते हैं और काउंटी पुलिस को बता सकते हैं कि क्या हुआ। जैसे ही उसने बात की, उसने मृतक की गोद से कुत्ते का चाबुक तेजी से खींचा और सांप की गर्दन के चारों ओर फंदा फेंकते हुए उसके भयानक बसेरे से निकाला और उसे हाथ की दूरी पर ले जाकर लोहे की तिजोरी में फेंक दिया, जिसे उसने बंद कर दिया। स्टॉक मोरन के डॉक्टर ग्रिम्सबी रॉयलॉट की मृत्यु के बारे में ये सत्य तथ्य हैं। ये आवश्यक नहीं कि मैं उस कथा को और आगे बढ़ाऊं जो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है, जिसमें बताया गया है कि हमने कैसे उस डरी हुई लड़की को दुखद समाचार सुनाया, कैसे हम उसे सुबह की ट्रेन से हैरो में उसकी अच्छी आंटी के पास ले गए और कैसे आधिकारिक जांच की धीमी प्रक्रिया इस निष्कर्ष पर पहुंची कि डॉक्टर की मृत्यु एक खतरनाक पालतू जानवर के साथ खेलते हुए हुई। इस मामले के बारे में जो कुछ भी मुझे अभी तक पता नहीं था, वह मुझे अगले दिन वापस यात्रा करते समय शर्लॉक होम्स ने बताया। मैं, उसने कहा, एक पूरी तरह से गलत निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। जो दिखता है मेरे प्यारे वॉटसन, अपर्याप्त है। डेटा से तर्क करना हमेशा कितना खतरनाक होता है। जिप्सियों की उपस्थिति और बैंड शब्द का उपयोग, जिसका उपयोग उस बेचारी लड़की ने निस्संदेह उस रूप को समझाने के लिए किया था जिसे उसने अपनी माचिस की रोशनी में जल्दबाजी में देखा था, मुझे पूरी तरह से गलत अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त था। मैं केवल इतना ही दावा कर सकता हूँ कि मैंने तुरंत अपनी स्थिति पर पुनः विचार किया। हालांकि ये मेरे लिए स्पष्ट हो गया है कि कमरे में रहने वाले व्यक्ति को जो भी खतरा था वह खिड़की या दरवाजे से नहीं आ सकता था। मेरा ध्यान तुरंत इस वेंटिलेटर और घंटी की रस्सी की ओर गया जो बिस्तर से लटकी हुई थी। ये पता चलने पर कि ये एक डमी थी और बिस्तर फर्श से जकड़ा हुआ था, तुरंत इस संदेह को जन्म दिया कि रस्सी छेद से गुजरने वाली किसी चीज के लिए एक पुल के रूप में थी और बिस्तर तक आ रही थी। सांप का विचार तुरंत मेरे दिमाग में आया और जब मैंने इसे अपने ज्ञान के साथ जोड़ा कि डॉक्टर के पास भारत में जीवों की आपूर्ति की गई थी, तो मुझे लगा कि शायद मैं सही रास्ते पर था। जहर के एक ऐसे रूप का उपयोग करने का विचार जो संभवतः किसी भी रासायनिक परीक्षण द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता था, ठीक वैसा ही था जैसा कि एक चतुर और निर्दयी व्यक्ति के दिमाग में आता है
जिसने पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। जिस तेजी से ऐसा जहर असर करेगा वह भी उसके दृष्टिकोण से एक फायदा होगा। ये वास्तव में एक तेज तर्रार कॉर्नर होगा जो 2 छोटे काले छिद्रों को पहचान सकता है, जो ये दिखाएंगे कि जहर के नुकीले दांतों ने अपना काम यहाँ किया था। फिर मुझे सीटी के बारे में याद आया। बेशक उसे सुबह की रोशनी में पीड़ित को सांप का पता चलने से पहले उसे वापस बुलाना चाहिए। उसने प्रशिक्षित किया था सांप को ये करने के लिए। शायद दूध के इस्तेमाल से, जिसने हमने देखा था, उसे बुलाने पर उसके पास वापस आ जाता था। वह इसे इस वेंटिलेटर में उस समय डालता था जब उसे लगता था कि ये रस्सी से नीचे उतरेगा और बिस्तर पर गिरेगा। ये रहने वाले को काट सकता है या ये नहीं भी काट सकता है। शायद वह 1 सप्ताह तक हर रात बच जाए, लेकिन देर सवेर उसे इसका शिकार होना ही है। मैं उसके कमरे में घुसने से पहले ही इन निष्कर्षों पर पहुंच गया था। उसकी कुर्सी की जांच करने पर मुझे पता चला कि उसे उस पर खड़े रहने की आदत थी, जो निश्चित रूप से वेंटिलेटर तक पहुंचने के लिए आवश्यक था। तिजोरी, दूध की तश्तरी और चाबुक की रस्सी को देखना आखिरकार किसी भी संदेह को दूर करने के लिए पर्याप्त था, जो शायद बचा हुआ था। मिस टोनर द्वारा सुनी गई धातु की खनक स्पष्ट रूप से उसके सौतेले पिता द्वारा अपने तिजोरी के दरवाजे को जल्दबाजी में बंद करने के कारण हुई थी। एक बार अपना मन बना लेने के बाद आप जानते हैं कि मामले को साबित करने के लिए मैंने क्या कदम उठाए। मैंने उस जीव को फुफकारते हुए सुना, जैसा कि मुझे कोई संदेह नहीं है कि आपने भी सुना होगा, और मैंने तुरंत लाइट जलाई और उस पर हमला कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह वेंटिलेटर से होकर निकल गया और इसके परिणाम स्वरूप वह दूसरी तरफ अपने मालिक पर हमला कर बैठा। मेरी बेंत के कुछ वार उसके सांप जैसे स्वभाव को जगाने लगे, जिससे वह पहले व्यक्ति पर हमला कर देता। इस तरह मैं निस्संदेह डॉक्टर ग्रिम्सबी रायलॉट की मौत के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हूँ, और मैं ये नहीं कह सकता कि ये मेरे विवेक पर बहुत भारी पड़ने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होती है कहानी चितकबरे बैंड की। जासूसी कहानियों का सबसे बड़ा रोचक तथ्य ये होता है कि जब तक आप इसको 1, 2, 3 बार पढ़ नहीं लेते हैं, आपको इनकी बारीकियां ठीक से समझ में नहीं आती हैं। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हो सकता है कि आपको ये कहानी 1 से ज़्यादा बार सुननी पड़े इसकी बारीकियों को समझने के लिए। आज अपनी मुलाकात हम यहीं ख़त्म करते हैं और जल्द ही मिलूंगी मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर इसी मंच पर।